अच्छे काम के लिए बहुत सारी अनुकूलताओं की आवश्यकता पड़ती है। अच्छा काम करना है तो बहुत सारी अनुकूलताएं, यानी विरोध ना हो, यानी उससे विपरीत कार्य ना हो, प्रतिकूलता ना हो, तब कहीं जाकर हम अच्छे काम कर पाते हैं। बुरे काम तो कभी भी हो जाते, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी हो जाते हैं। खाते पीते उठते बैठते सोते चलते फिरते लड़ते भिड़ते सब काम हो जाते हैं बुरे काम। लेकिन अच्छा काम करने के लिए बहुत सारी अनुकूलताओं की आवश्यकता होती है। जैसे घास फूस उगानी हो तो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, घास फूस उगाने अपने आप उग जाएगी। और बगीचा लगाना हो, फूल खिलाने हो, मेहनत करनी पड़ेगी। फिर मेहनत करने के बाद बचाना भी पड़ेगा उसे, कोई पशु ना चर जाए, कोई इसे रौंद ना जाए, कोई इसको खत्म ना कर जाए, उसको बचाना भी पड़ेगा। यानी कि बगीचे को बचाने में भी, लगाने में भी, सुरक्षा में भी मेहनत पड़ती है। लेकिन यदि घास फूस उगानी है तो कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। ऐसे ही यदि बुरे विचार करने हो, बुरे कार्य करने हो तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। और यदि अच्छे काम करने हो तो पूरी मेहनत की आवश्यकता होती है। इसी तरह से बात चल रही है इष्ट उपदेश की। यदि इष्ट उपदेश सुनना हो तो कितनी अनुकूलताएं चाहिए पड़ती हैं, क्या क्या नहीं होना चाहिए, तब कहीं जाकर आप इष्ट उपदेश यानी भगवान महावीर की वाणी यानी भगवान के प्रवचन साधुओं से सुन सकते हैं। नहीं तो वो सुनने भी नहीं वाले हैं, है ना। जैसे मान लो आदमी संसार में मेहनत करता है, किस चीज के लिए मेहनत करता है? अच्छा लगने के लिए। सुख मतलब सांसारिक सुख का मतलब है अच्छा लगे। अब अच्छा लगने में बहुत सारी चीजें होती हैं। इंसान सजता है क्यों? दूसरों को अच्छा लगे। किसको अच्छा लगे? मुझे अच्छा लगे ये जरूरी नहीं है, दूसरों को अच्छा लगे, इसलिए सजता भी है, इसलिए गहने भी पहनता है, इसलिए अच्छे कपड़े भी पहनता है। अब अच्छे कपड़े पहनना है, अच्छे गहने चाहिए हैं तो अच्छा पैसा भी चाहिए उसके लिए। मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए नहीं, दुनिया को अच्छा लग रहा है इसलिए मेहनत कर रहा है। ठीक है, अच्छी कोठी बनाता है, अच्छा मकान बनाता है, अच्छा फर्नीचर बनाता है अच्छे उसमें चित्र लगाता है, बढ़िया उसमें अच्छे कमरे बनाता है, अच्छा एसी लगाता है। एसी लगाए बात अलग है, अच्छा एसी लगाता है, कंपनी का एसी लगाता है। भाई किस लिए? कोठी सुंदर, कोठी में सबसे सुंदर क्या होता है? फ्रंट सबसे सुंदर होता है। तुम तो अंदर रहते हो, तुम्हें तो फ्रंट दिखता नहीं है। फिर ये फ्रंट सो सुंदर तुमने किसके लिए बनाया है? दूसरों को अच्छा लगे, उनको अच्छा लगेगा तो वो मेरी तारीफ करेंगे, वाह क्या फ्रंट बनाया है? इंजीनियर भी बहुत मेहनत करता है। भाई क्यों मेहनत कर रहा है? भाई अच्छा काम करूंगा, दूसरे मेरी तारीफ करेंगे, मुझे और काम मिलेगा। आर्किटेक्ट भी अच्छा नक्शा बनाता है। अच्छा क्यों बनाया? ताकि सब लोग अच्छा कहें, सब लोग अच्छा कहें। मुझे अच्छा लग रहा वो नहीं। यदि मुझे या शरीर को, दो चीजें हो गई, मुझे यानी मैं यानी आत्मा पहली बात, और शरीर को। अब शरीर को क्या अच्छा लगता है ये तुम्हें नहीं पता है। तुम वो समझते हो जो सबको अच्छा लगता है, लेकिन शरीर को क्या अच्छा लगता है? वर्तमान समय में आज घर घर में पत्थर लग रहा है। क्या लग रहा है? पत्थर। पहले पत्थर कहाँ लगता था? केवल मंदिर में या राजा के महल में। दो जगह पत्थर होता था, तीसरी जगह पत्थर नहीं होता था। और ज्यादा मान लो तो मंत्री के महल में, मान लो भाई अच्छा सा मकान बनाया, चल पत्थर लगा ले, मंत्री के महल में मान लो। बाकी इसके अलावा किसी और के मकान में पत्थर नहीं मिलता था।
भाई राजा तो एक बड़ी क्वालिटी की चीज है, और उसके पास यदि उसने पत्थर लगा भी लिया तो वो पत्थर पे नहीं चलेगा, उसके लिए वहाँ कालीन बिछाए जाएंगे, उसके पांव पत्थर पे पड़ने वाले नहीं है। लेकिन सबके घरों में आज वर्तमान में पत्थर लग रहा, मिट्टी बाहर निकल रही है और पत्थर सबके घर में घुस रहा है। पहले राजस्थान में पत्थर अभी भी है, पहले भी था, और इतना पत्थर है कि इनकी हजारों पीढ़ी यदि पत्थर खोद खोद के भी कमा के खाती रहे तो यहाँ का पत्थर खत्म होने वाला नहीं है। इतना पत्थर राजस्थान में आज भी है, इतने पहाड़ हैं पत्थरों के, जो कि सारी दुनिया में वो पत्थर जा रहा है। आज घर घर में पत्थर लग रहा है। पत्थर शरीर को अच्छा लगता है या आंखों को अच्छा लगता है? ठीक है, खुद की आंखों को तो देखो, कोई भी चीज है, यदि तुम कोई भी कपड़ा है, कोई भी वस्तु है, कोई भी व्यक्ति है, उसकी सुंदरता थोड़े दिन नजर आती है, उसके बाद वो सामान्य हो जाता है सबके लिए। आपको कोई चीज बाजार में अच्छी लगी तो आप उसे खरीद के ले आए, और खरीद के लाए, वो एक दिन अच्छी लगेगी, 2 दिन अच्छी लगेगी, तीसरे दिन से वो पड़ी है, उसे देखने भी तैयार नहीं होंगे, अगली वस्तु की तरफ नजर चली जाएगी। ऐसा है ना? तो आपको अच्छा लगता है तो आप तो कोई भी चीज के हैबिचुअल हो सकते हो, भाई हैबिट ही तो डालनी है, मिट्टी भी यदि होती तो भी इसकी भी आदत पड़ जाती। लेकिन मेरे साथ साथ औरों को भी अच्छा लगता है, और सामने वाला तो थोड़ी देर के लिए तुम्हारे यहाँ आया है और तारीफ करके चला गया, बस तुमने सोच लिया कि हाँ अच्छा है। जबकि पत्थर शरीर के लिए बहुत नुकसान करता है। आज घुटने में दर्द, शरीर में दर्द, इतनी सारी जो प्रॉब्लम हो रही है, ऐसे मार्बल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मार्बल। क्या बात है, आप समझ गए? जिसमें मारने का हो बल वो है मार्बल। नाम भी बिल्कुल उसका अर्थ निकाल के दे रहा है। और यदि उस पे जरा सा पानी भी पड़ा हो तो दिखता नहीं है, और जाके सपाट। कभी हड्डी टूटती है। अब अपनी हड्डी तोड़ने के सामान अपने हाथ से किसने लगाए हैं? किसने लगाए हैं? खुद नहीं लगाए। हड्डी किसकी टूटी? खुद की टूटी। लगाया किसने? खुद ने लगाया। घर किसका? खुद का है। क्यों लगाया भाई? अच्छा लगता है? पहले घरों में चप्पल नहीं होती थी। चप्पल का स्थान कहाँ है? घर के बाहर। अब चप्पल का स्थान कहाँ है? पूरे घर में, आगे से लेकर पीछे तक। क्योंकि पत्थर आने से चप्पल की आवश्यकता बढ़ गई। पत्थर होता है ठंडी में ठंडा, गर्मी में गर्म, और बारिश में फिसलने वाला। तीनों मौसम में वो ग्रहण करता है, हर चीज को ग्रहण करता है। तो उससे वो उतना तुम बर्दाश्त कर नहीं सकते, इसलिए चप्पल का समय आ गया। अब जो से देखो वही चप्पल पहन के घूम रहा है। पहले मिट्टी होती थी, गर्मी में ठंडी, और ठंडी में गर्म, और बारिश में बिल्कुल आपको संतोष देने वाली। मेरा तो प्रैक्टिकल एक बार का है भाई। मैंने शायद पहले बताया भी है कि बहुत समय, करीब 26, 27, 28 साल पहले की बात है। तो गांव में बिहार चल रहा था आचार्य का, तो वहाँ गांव छोटा था, तो संघ बड़ा था, उतनी जगह रुकने की धर्मशाला में नहीं थी, छोटा सा भवन था। तो किसी ने हम 2-3 दीदियों को जो है अपने घर में ठहरा लिया। तो उनके घर में भी एक कमरा पत्थर वाला था एक तरफ, और एक कमरा मिट्टी वाला था। अब मैं नहा के आई तो आकर्षण कहाँ होगा? पत्थर वाले में। आंखों को क्या अच्छा लग रहा है? पत्थर वाला। अब मैंने 16 पहन लिया था। अब मैं 16 पहन के कमरे में गई तो वो पत्थर वाला कमरा में, भाई अट्रैक्ट कहाँ होता है आदमी? सामान्यतः जब तक अपना दिमाग ना चले तो जो सामने वाली चीज खींचती है हम उसकी तरफ चले जाते हैं। यदि हमारे अपने सोचने समझने की क्षमता ना हो, हम ये ना सोचें कि क्या अच्छा है क्या बुरा है,
और सामने दो चीज रखी हो और हमें पता नहीं कि कौन सी चीज अच्छी है कौन सी चीज खराब है, तो दोनों में से उन चीजों में से जिसमें आकर्षण होगा वो चीज हमें खींच लेती है। तो मुझे भी उस पत्थर वाले कमरे ने खींच लिया और मैं उसमें जाके बैठ गई। 16 पहनी थी, इसलिए मैंने चटाई आदि का प्रयोग नहीं किया। अब पत्थर बड़ा ठंडा लग रहा था। इतने में उनके परिवार की एक लड़की आई, बोले माता जी दीदी आप जो है उस कमरे में बैठ जाओ, मैं यहाँ सफाई कर देती हूँ। मैंने कहा चल ठीक है। अब मैं वहाँ से गई मिट्टी वाले कमरे में और वहाँ जाके तो बड़ी गर्माश लगी मुझे। मैंने कहा ओहो ये क्या हुआ, मैं पत्थर वाले कमरे में तो बिल्कुल ठंडी पड़ी जा रही थी और मिट्टी वाले कमरे में आई तो यहाँ तो दरी की भी जरूरत नहीं है, चटाई की भी जरूरत नहीं है, यहाँ तो जमीन में भी सो जाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये है प्रकृति। क्या है? शरीर किसका है? मिट्टी का। शरीर किसका है? मिट्टी का। मिट्टी को क्या चाहिए? मिट्टी चाहिए। मिट्टी को क्या दे दिया? पत्थर दे दिया, इसलिए बीमारियां हैं। धर्मशाला देखो तो उसमें पत्थर लग रहा है। आज कहीं चले जाओ पत्थर वालों की तो मौज आ गई है। जिसको कोई पूछने वाला नहीं था आज वो हजारों लाखों करोड़ों में बिक रहा है। तो मिट्टी शरीर के लिए, मिट्टी को मिट्टी ही चाहिए। पहले के समय में कोई टूथपेस्ट नहीं चलते थे। मैंने जो बचपन में देखा है उस समय केवल एकाध तरह का पेस्ट चलता था और एकाध तरह का मंजन चलता था, लाल मंजन और काला मंजन, बस इससे ज्यादा नहीं था। और एकाध तरह का पेस्ट था। तो पेस्ट तो करते नहीं थे, मंजन मंगवा लेते थे। लेकिन गांव में तो वो मंजन भी नहीं चलता था। तो गांव वाले क्या करते थे, या तो जो आपके चूल्हा होता था उसमें जो कोयला निकलता था उसको पीस लिया और उससे कर लिया। कुछ ऐसे होते थे, थोड़ा सा वैद्य जी वगैरह जो ज्ञानी होते थे वो बता देते थे भाई जो तुम्हारे जो चूल्हा है वो चूल्हा जल गया है, वो मिट्टी पक गई है, उसको छान लो, कपड़े से बिल्कुल बारीक महीन कर लो, उससे करो, ना पायरिया होगा, ना कोई दांतों में दिक्कत आएगी, ना कोई खराब होंगे, ना सड़ेंगे, कुछ नहीं होने वाला है। और उनके सारे दांत 90 साल तक बराबर काम तक करते थे। अब तो 100 तरह के ऐड आते हैं दांतों को चमकाने के लिए, दांतों को ये करने के लिए, दांतों में ऐसा नहीं होने वाला, दांत ठंडा नहीं होने वाला, दांत गर्म नहीं होने वाला है। और अपनी दुकान को चलाने के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं। अब डॉक्टरों की संख्या क्यों बढ़ रही है इतनी? क्योंकि मिट्टी से दूर हो रहे हैं। पहले लोग मिट्टी में चलते थे। ये जो सड़क बन रही है ये पहले नहीं थी, है ना, पहले नहीं होती थी, मिट्टी की सड़क होती थी। तो पांव कहाँ होते थे? मिट्टी में। उसके बाद बच्चे खेलते थे तो कहाँ खेलते थे? मिट्टी में। किसी पहले के बच्चों को सुना है कि कैल्शियम की कमी हुई है? पहले के बच्चों को कैल्शियम की कमी नहीं होती थी। और जो छोटे छोटे बच्चे होते थे वो तो उन्होंने देखा कि माँ देख नहीं रही तो मिट्टी खानी शुरू कर देते थे। लो, जितनी बची खुची कमी थी वो भी पूरी हो गई। और जो दीवार में पहले चूना की पुताई होती थी, ये क्या बोलते, इसको पुट्टी बोलते हैं, पहले पुट्टी नहीं होती थी, पहले चूना की पुताई होती थी। एक बार पुताई हुई, साल में एक बार जरूर होती थी, फिर 2 बार पुताई हुई, फिर 3 बार हुई, उस पर लंबी मोटी परत चढ़ जाती थी। और जब कभी बच्चों को लगता था कुछ मन में तो वो चूना निकाल निकाल के खा जाते थे। और चूना में होता है कैल्शियम। और वो जो पट्टी पे लिखते थे स्लेट पे, तो आधे से लिखा जाता था और आधी पेट में जाती थी, हैं, कलम बोलते थे उसको। चौक तो मोटी वाली होती है, कुछ लोग बत्ती बोलते थे, कुछ हाँ बर्ता, बत्ती, पेंसिल, कुछ भी बोलते थे, बात वही होती थी। वो चूना की बनती थी और उस चूने से आधी तो लिखी जाती थी और आधी। और अब यदि किसी वैद्य जी से पूछो भाई वैद्य जी कैल्शियम की कमी हो रही, क्या करें? बोले इतना सा चूना लेना, उसको पानी में डालना, पानी पानी पी लेना। और पहले क्या करते थे? वही तो खाते थे, हैं।
और अब कैल्शियम की गोलियां आ रही हैं, अब कैल्शियम की गोलियां भी साइड इफेक्ट कर देती हैं। तो ये जो आज आकर्षण की चीज चल रही है, वो जितनी ज्यादा आकर्षित करने वाली चीज है उतनी ज्यादा नुकसान करने वाली चीज है। बस ये समझ लो कि जितनी ज्यादा आकर्षण है उतना नुकसान है। अब पहले के बच्चे स्कूल जाते थे, नीचे बैठते थे, ठंड में जाते थे, और वहाँ पर टीचर ऊपर बैठ के पढ़ाती थी, तो बच्चा गर्मी भी सहन करता था, गर्मी में ठंड भी सहन करता था। अब तो एसी वाला स्कूल हो गया है, बच्चे को ना गर्मी लगती है ना सर्दी लगती है। और जब तक ये शरीर गर्मी सर्दी सहन नहीं करेगा तब तक ये मजबूत बनने वाला नहीं है। पहले अक्सर स्कूल जो है गांव से थोड़े से बाहर होते थे। सरकारी स्कूल जो होते थे, स्कूल बनाने के लिए बड़ी जगह चाहिए पड़ती थी, क्योंकि होते ही सरकारी स्कूल थे और ट्यूशन तो होती नहीं थी। ट्यूशन नाम की चीज तो थी नहीं उस समय पर, और जो पढ़ना है वो स्कूल में पढ़ना है। तो वो थोड़े गांव से बाहर होते थे, क्योंकि बड़ी संख्या में बच्चे स्कूल जाते थे, तो स्कूलों का विस्तार भी बहुत बड़ा बड़ा होता था। तो अब गांव से 1-1.5 किलोमीटर स्कूल है और पैदल जाना है। अब टाइम हो गया, बस 5-6 मिनट बचे हैं। अब 6 मिनट में बच्चे को स्कूल पहुंचना है, क्योंकि अक्सर आदत होती है आदमी लेट ही निकलता है, ये आदत पुरानी है। अब 6 मिनट बचे हैं, 7 मिनट बचे हैं, और बच्चा भाग भाग के जा रहा है, भाग भाग के जा रहा है, पूरी एक्सरसाइज हो रही है उसकी है। उसका दिमाग भी चल रहा है, तेजी से दिमाग भी चल रहा है, तेजी से पैर भी चल रहा है, और वो भाग के जा रहा है, तो शरीर पूरा काम कर रहा है। अब वो सर्दी में भी जा रहा है, गर्मी में भी जा रहा है, बारिश में भी जा रहा है, कभी सिर में ओले भी पड़ रहे हैं। हाँ पड़े, मेरे ऊपर भी पड़े। रास्ते में इमली के पेड़ मिलते थे, कई बार खड़े हो जाते थे, कई बार भाग लेते थे, ओले खा के आ जाते थे कई बार। तो इन सब चीजों से शरीर मजबूत होता था। और आजकल के बच्चों के शरीर मजबूत नहीं होने के कारण क्या है? बस में स्कूल जाते हैं, स्कूल से, और बस कौन सी है? एसी है। अब स्कूल में उतरे तो कमरा कौन सा है? एसी है। वहां से फिर अपने बस में चढ़े तो एसी में घुस गए, फिर वहां से उतरे तो अपने घर के एसी में आ गए। बेचारे को हवा ही नहीं लगी, ना मिट्टी लगी, ना हवा लगी, ना पानी लगा। अब वो मजबूत कहां से बनेगा? मैंने एक बार पहले भी बताया था कि जो फसलें होती ना, फसलें जिनमें अनाज उगता है उसको कहते हैं ना फसल है। तो उस समय हवा भी चलती है, तूफान भी आता है, ठंड भी पड़ती है, गर्मी भी होती है, और फसलें यूं हिलती हैं। वो जितना हिलती है उनकी एक्सरसाइज होती है, और जितनी उनकी एक्सरसाइज होती है उतने उतने उसमें मजबूत दाने आती है। और यदि ये हवा ना चले और ये फसलें ना हिले और ये पेड़ ना हिले तो इनकी मजबूती खत्म हो जाए। इनकी मजबूती ही उनकी एक्सरसाइज से आती है। ये एक्सरसाइज यानी जो एक औदारिक शरीर, 5 शरीरों में औदारिक शरीर, कौन सा शरीर? औदारिक शरीर, और वो भी कर्म भूमि का शरीर। कर्म किए बिना कुछ भी मिलने वाला नहीं है। अब जो जिसको मिल रहा है उसके साथ में एक्शन से रिएक्शन हो रहा है। तुम कुछ नहीं करोगे कुछ नहीं होगा, कुछ करोगे कुछ होगा, बहुत कुछ करोगे बहुत कुछ होगा, सब कुछ करोगे सब कुछ होगा। और जो बिल्कुल अपने आप को, मैं ऐसा कर धूप में जाऊंगा ना तो मुझे बहुत धूप लगेगी, तो मुझे गर्मी बढ़ जाएगी, अब वो व्यक्ति अपने जीवन में कभी कोई काम कर ही नहीं सकता है। मैं बाहर जाऊंगा ना तो मुझे ठंड लगेगी। एक ठंड लगना अलग बात है और एक ठंड नुकसान करना अलग बात है। 2 तरह की बातें हैं। एक तो ठंड है, ठंड लग रही है, एक तो ये ठंड है, और एक ठंड लग गई यानी जुकाम हो गया, खांसी हो गई, बीमार हो गए। किसी किसी का शरीर नॉर्मली कमजोर होता है, नॉर्मली कमजोर होता है, और वो ज्यादा सहन कर ले तो बीमार हो जाता है, ये बात अलग है। एक है कि ठंड लग रही है मगर बीमार नहीं हो रहे हैं, मगर वो इसलिए नहीं जा रहा कि मुझे ठंड लगेगी, इसलिए वो बाहर काम करने के लिए नहीं जा रहा है। दोनों में अंतर है।
तो ये सारी चीजें जो है प्रकृति स्वस्थ बनाने के लिए गर्मी, सर्दी और बरसात तीनों तरह के मौसम देती है। एक भारत का आदमी ऐसा आदमी है जो दुनिया में कहीं भी सेट हो जाता है। अरे बोलिए ना, दुनिया में कहीं चला जाए ये सेट हो जाएगा। भाई कुछ देश ऐसे हैं जो ठंडे हैं, ठीक है, कुछ देश ऐसे हैं जो गर्म है, और कुछ देश ऐसे जहां हमेशा बारिश ही होती रहती है। तो यहाँ के लोगों को बारिश की भी आदत है, यहाँ के लोगों को ठंड की भी आदत है, और यहाँ के लोगों को गर्मी की भी आदत है। ये किसी भी देश में जाएंगे सेट हो जाएंगे। मतलब कितनी अच्छी क्वालिटी है भारत की कि यहाँ तीनों मौसम होते हैं। यदि ये पहाड़ पे भी चला जाए तो वहां भी रह लेगा। पहाड़ में गर्मी भी अलग तरह की होती है, सर्दी भी अलग तरह की होती है। यहाँ का आदमी हर जगह रह सकता है, लेकिन शर्त है कि वो बाहर घुमा हुआ हो, खुले आसमान के नीचे उसने मेहनत की हो, खुले आसमान में रह करके उसने काम किया हो तो रह सकता है। और जो केवल कमरा बंद करके रहा है वो कहीं नहीं रह सकता। वो विदेश में तो छोड़ो, यही नहीं रह सकता ढंग से कहीं भी। और जो अपने केवल बंद कमरे में ही रहता है वो बेचारा दुनिया क्या देखेगा। उसकी दुनिया तो मोबाइल और टीवी तक सीमित है, लेके बैठ गया मोबाइल। आंख तो नहीं ढांक सकते, कान ढांक लिए, मुंह कोरोना ने ढांक दिया, नाक कोरोना ने ढांक दी, हाथ तुमने ढांक लिए, पांव तुमने भर लिए। अब जरूरी भी है, पत्थर का घर है, नहीं करोगे तो और ज्यादा बीमार, अभी तो कम बीमार हो, और यदि सुरक्षा नहीं करोगे तो ज्यादा बीमार होगे। मुझे तो मिट्टी के मकान कहीं रहने मिल जाए, लगता है कि वास्तव में एक शरीर को तृप्ति आती है। आत्मा को छोड़ो, शरीर को जो चीज अच्छी लगती है, जो चीज उसे सूट करती है, तृप्त होता है शरीर। आप मकान, पत्थर के मकान में रहते तो हो, मगर आपको शरीर की तृप्ति नहीं आती है। कहीं ना कहीं असंतुष्टि बनी रहती है, कहीं ना कहीं विक्षिप्तता बनी रहती है, कहीं ना कहीं ये लगता रहता अच्छा नहीं लग रहा, ये अच्छा नहीं लग रहा, वो अच्छा। आप बिल्कुल खाली बैठ जाओ, और खाली बैठने के बाद में उसके बाद फिर आप सोचो, आप फीलिंग लो कि आपको कैसा लग रहा है, तब पता चलेगा कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। एक बहुत बड़े व्यक्ति थे, तो वहां पर उनके यहाँ आहार हुआ, उन्होंने अपने पार्क में कोई प्रोग्राम करवाया। ऐसे कई जगह हुए हैं, एक बार की बात बता रही हूँ। अब मैं वहां रही तो मकान बहुत सुंदर, करोड़ों रुपए खर्च किए। कितने? कई करोड़ों खर्च किए मकान में। कई करोड़ों का मतलब आपको बता दूं, वो मकान में आर्किटेक्ट को ही 50 लाख दिए थे। अब मकान में कितना लगा होगा वो आप सोचो, आप समझ गए होंगे। लेकिन उस मकान में रहने के बाद भी मुझे पॉजिटिव ऊर्जा नहीं मिली। अब कारण क्या है? वहां की धरती, वहां का मकान, वहां का पत्थर, वहां की कौन सी चीज में क्या थी वो मुझे नहीं पता। हालांकि ये बात मैंने उनसे कही नहीं, क्योंकि बेचारे पहले बीमार हो जाते, वो पहले बीमार हो जाते यदि कह देती तो। हर बात कहते नहीं है, लेकिन महसूस कर लेते हैं कि यहाँ पॉजिटिव ऊर्जा है या नहीं है। तो पॉजिटिव ऊर्जा के लिए आवश्यक है कि चलो पॉजिटिव ऊर्जा नहीं है, तो कई बार पॉजिटिव ऊर्जा नहीं होने के बाद यदि उस स्थान पर भक्तांबर के पाठ, नमोकार मंत्र के पाठ जोर जोर से बोलकर किए जाएं रोज, हाँ होता है, कई बार नहीं होती है, तो पाठ किए जाएं वहां बैठ करके, और वहां पर विधान किए जाएं, वहां ध्यान किया जाए, वहां ध्यान पूर्वक माला की जाए, बाहर वालों को बुला करके और अच्छे संगीत के साथ में वहां पर पाठ आदि भक्तांबर के पाठ बड़ी मतलब जोर शोर के साथ में किया जाए, और वहां जितने लोग बैठे हैं और जितनी उनकी पॉजिटिव ऊर्जा हो रही है, उस ऊर्जा से वो स्थान चार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चार्ज हो जाएगा। एक बार करो, 2 बार करो, 10 बार करो, करते रहो, तो उसकी नेगेटिविटी कम होती जाएगी, पॉजिटिव ऊर्जा बढ़ती जाएगी। लेकिन खत्म मत करना। आप अभी महीने में 10 बार कर रहे थे, 15 बार कर रहे थे, तो छोड़ मत देना, करते जरूर रहना, भले कम करो,
मैंने जो शुभकामना परिवार के ग्रुप बनाए हुए हैं उसका कारण भी यही है, क्योंकि घर में नेगेटिव ऊर्जा कहीं से भी आ सकती है। आप क्रोध करते हैं, आप के घर में दूसरे लोग आते हैं, 10 तरह के लोग आते हैं, उससे क्या होता है, घर की पॉजिटिव ऊर्जा कम होती है और नेगेटिव ऊर्जा बढ़ती है। अब घर में 24 घंटे तुम्हारे यहाँ भक्तांबर तो चलता नहीं है, घर में तुम्हारे यहाँ तुम 24 घंटे अच्छी सोच तो जरूरी नहीं कि रखो भाई। कभी किसी से ईर्ष्या भी हो रही है, कभी किसी से द्वेष भी हो रहा है, कभी लड़ाई भी हो रही है, कभी झगड़े भी हो रहे हैं, हर समय प्रेम का वातावरण तो रहता नहीं है, तो घर में नेगेटिविटी होती रहती है। तो उसके लिए मैंने जो शुभकामना परिवार बनवाए हैं, भारत में बहुत सारे करीब 300-400 चल रहे हैं, तो उसका एक ही कारण है कि घरों में भक्तांबर के पाठ हों। और जो मेरी बात सुन रहे हैं वो भी अपने यहाँ बना सकते हैं, हालांकि यहाँ पर बनाया हुआ है। अच्छा, आप भी बना लेना। अच्छा, बहुत बढ़िया चल रहा है शुभकामना परिवार। ऐसा नहीं है, जिसको मेरी बात का महत्व पता चल जाएगा वो ऐसा हो नहीं सकता कि वो शुभकामना परिवार ना बनाए। उसमें बनाने में मैंने इसको इतना इजी कर दिया है, इतना इजी कर दिया है कि कोई भी बना सकता है। पहली शर्त है कि इसमें कोई पैसा इकट्ठा नहीं करना है। दूसरी शर्त है कि आपको कुछ, जब आप भक्तांबर का पाठ करोगे, कुछ खिलाना पिलाना नहीं है, एक लिक्विड, केवल लिक्विड। नहीं तो अक्सर होता है कि घर में पाठ होता है और घर वाला बेचारा खाने में लगा रहता है, तो नहीं, केवल एक लिक्विड, गरम या ठंडा जैसा भी मौसम हो। बांटने में आपको कुछ बांटना नहीं है। ये पाठ तो केवल घर घर में भक्तांबर का पाठ हमेशा चलता रहे, इसीलिए किया गया है। और इसमें कम से कम 12 मेंबर, अधिक से अधिक 15 मेंबर। भाई घर में आपके एक कमरे में इससे ज्यादा लोग नहीं बैठ सकते, और आज सबके छोटे छोटे से घर हो रहे हैं, तो इसीलिए इससे बड़ा मैं बना नहीं सकती। कोई 100 लोग को बिठा लो, नहीं, आप इतनों को बिठाओ। यदि आप इससे बड़ा ग्रुप बनाओगे तो फिर आपको धर्मशाला में व्यवस्था करनी पड़ेगी, और मेरा उद्देश्य है आपके घर में भक्तांबर का पाठ हो। और यदि 10-15 मेंबर होंगे तो साल में एक बार नंबर आपके घर में आ ही जाएगा। और हर कोई चाहता है कि साल में एक बार भक्तांबर का पाठ होना ही चाहिए। अब कुछ हर्रा लगे ना फिटकरी और रंग चोखा हो जाए। अब तुम हमारे यहाँ भक्तांबर के पाठ में आओगी तो हम तुम्हारे यहाँ आएंगे, और इस तरह से ये क्रम चलता रहेगा और सबके घर की पॉजिटिव ऊर्जा बढ़ती रहेगी, और इस बहाने मिलना जुलना भी होता रहेगा। और फिर भी इसके बाद भी कुछ ग्रुप ऐसे भी हैं कि भाई मेरी तरफ से जबरदस्ती नहीं कि आप पैसा इकट्ठा करो, फिर भी यदि आप सामाजिक काम करना चाहते हो तो मेरी तरफ से सख्त मनाही भी नहीं है, आप कर सकते हो। उसकी लिस्ट आप सहारनपुर में विकास जी को भेज सकते हो, सुरेंद्र जी को भेज सकते हो, और फिर वहां से आपको और सूचनाएं मिलती रहेंगी। तो इस तरह से शुभकामना परिवार के माध्यम से घर की ऊर्जा को ठीक किया जा सकता है। कुछ लोग आते बोले माता जी मंदिर में कर ले, मैं कि मंदिर में बहुत हो रहा है भक्तांबर के पाठ, आपके पाठ की वहां जरूरत नहीं है, आपके पाठ की जरूरत है घरों में। बात तो कहीं और की करनी थी और बात मिट्टी पे निकल गई। मिट्टी का शरीर है और खाते क्या हो? हाँ, मिट्टी थोड़ी खाते हैं हम, पागल थोड़ी, मिट्टी थोड़ी खाएंगे। क्या बात, थोड़ा और आगे पहुंच गए। फसल मिट्टी से आ रही, चलो थोड़ा तो पहुंचे आगे। जो दाना है ना, चाहे, अच्छा ये बताओ अनाज कहाँ उगता है, फल कहाँ से आते हैं, ड्राई फ्रूट्स कहाँ से आते हैं, सब्जी कहाँ से आती है? मिट्टी को परिवर्तित कर दिया तो वो सब्जी बन गई, मिट्टी का परिवर्तित रूप अनाज बन गया, मिट्टी का परिवर्तित रूप ड्राई फ्रूट्स बन गया। तुम यही तो खाते हो ना, तो क्या है, शरीर मिट्टी का है और वो भी मिट्टी से बना, तो मिट्टी को मिट्टी चाहिए। तो मेरी बात आपकी समझ में आ गई, अच्छे से आ गई
हैं? आज आपको कौन सा महत्व सुनना है वो वाला सुनाऊंगी। बढ़ोत का, जेब में नोट का, नेता में वोट का, आने वालों में बढ़ोत का बड़ा ही महत्व है। नहीं, कोई भी शब्द बोलो आप। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और जहाजपुर में आने वालों में भरतपुर का बड़ा ही महत्व है। रसोई में तवे का, तोड़ने में जवे का, और आने वालों में सबगे का बड़ा ही महत्व है। पढ़ाई का, अच्छा, नहीं करने में लड़ाई का, रसोई में कढ़ाई का, और करने में पढ़ाई का बड़ा ही महत्व है। बाग में फूल का, होने में कूल का, और बच्चों के लिए स्कूल का बड़ा ही महत्व है। अनाज में चना का, गर्मी में पना का, और जल्दी से जाने में कोरोना का बड़ा ही महत्व है। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, आपके मुस्कुराने का बड़ा ही महत्व है। पुलिस में वर्दी का, पुलिस में वर्दी का, और रेलवे स्टेशन में गर्दी यानी भीड़ का, और होने में सर्दी का बड़ा ही महत्व है। चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण का, भौतिकता में आकर्षण का, और भगवान के दर्शन का बड़ा ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, करने में तीर्थ यात्रा का बड़ा ही महत्व है। बावली, लोग समझेंगे बावली का मतलब पागल। एक बार मैं बता दूं, मैं जब बावली में थी तो मेरे पास एक महिला बैठी थी, बिल्कुल सच्ची घटना बता रही हूँ। तो उससे किसी ने पूछा, माता जी कहाँ हैं? बोले माता जी बावली हैं। अब जो ये नहीं समझता कि बावली गांव का नाम है, उसे पता ना हो, वो क्या समझेगा? हैं? जंगल में झाड़ का, वृक्षों में बाढ़ का, और आने वालों में अंछाड़ का बड़ा ही महत्व है। बोले 24 भगवान पानी की जय। जो प्यास को बुझाए उसे पानी कहते हैं, और जो मैलों में रहे उसे रानी कहते हैं, और माता जी की वाणी को जिनवाणी कहते हैं। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। कपूर बाती से ज्योति को जला के, प्रभुवर के चरणों में शीश को नवा के।
परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683 45768।